MA/MSc सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास में पोषण शिक्षा या न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने डेफिनेशंस, उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स और इसके अलावा इनके क्या इम्पोर्टेंस है इनके बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे कि इसके क्या लक्ष्य हैं, एम क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। देखो, पोषण शिक्षा के जो लक्ष्य होते हैं उनको निम्न तरह से बांटा जाता है। एक तो ये पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पोषण के संबंध में परामर्श देने वाली सेवाओं और जन साधारण के लिए पोषण शिक्षा की व्यवस्था का विकास। पोषण के संबंध में, पोषण के बारे में जो भी सर्विसेज परामर्श देने का काम करती हैं और जनमानस के लिए करती हैं, तो उनके लिए पोषण शिक्षण की व्यवस्था का विकास करना पहला इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, जहाँ संभव और आवश्यक हो, अन्य विधाओं और संगठनों के सहयोग से सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों में सहयोग। जहाँ तक संभव और आवश्यक हो तो कई विधाएं हैं। विधाएं बहुत सी हो सकती हैं, मतलब माध्यम, जैसे एक टीवी ही माध्यम है। और संगठन जैसे ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत, ये गांव में संगठन होते हैं। इनके सहयोग से जो सामुदायिक पोषण कार्यक्रम हैं, जैसे ICDS एक सामुदायिक पोषण कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम को चलाने में सहयोग करना वहाँ के लोकल जो बॉडीज़ हैं उनके सहयोग से। तीसरा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ आवश्यक हो पूरक आहार देने की व्यवस्था का विकास। जहाँ तक पूरक आहार का मतलब सप्लीमेंट्री फूड है, तो जहाँ तक संभव हो, जहाँ आवश्यक हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी कम्युनिटी है जहाँ बहुत गरीबी है, आहार नहीं है और लोग कुपोषित ज़्यादा हैं, तो ऐसी कम्युनिटी में पूरक आहार देने की व्यवस्था करनी होगी, उसका विकास करना होगा। उसकी व्यवस्था के लिए जो है वो सलाह देने की सेवाओं की भी व्यवस्था करनी होगी। तो 3 तो मेन इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। अब मैं आपको एक चौथा ऑब्जेक्टिव भी है जो आप समझें, सबको दिखाई दे रहा होगा। इन साधनों और अन्य साधनों की सहायता से समाज में पौष्टिक तत्वों की खपत में सुधार। जो न्यूट्रिशन एजुकेशन है उसके माध्यम से पोषण शिक्षा के द्वारा जिन भी खाद्य पदार्थों में जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में लोगों को इतना अवेयर करना, इतनी जानकारी देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें और सभी पौष्टिक तत्वों का उपयोग कर सकें। पोषण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य तो परिवार होता है, यद्यपि कुछ समूहों, विशेषकर माताओं और बच्चों के लिए विशेष परियोजनाएं बनाई जाती हैं। जैसा हम सब देखते हैं कि ICDS जो प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, वो माताओं और बच्चों के लिए है। उसमें गर्भवती माताएं, दूध पिलाने वाली माताएं और 6 वर्ष के अंदर तक के बच्चे शामिल होते हैं। इसी तरह मिड डे मील जो प्रोग्राम है वो बच्चों के लिए है। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, उसमें भी माताएं और बच्चे शामिल हैं। तो शिक्षा के कार्यक्रमों की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए जिसमें सारे परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, रुचियां हैं, उनको ध्यान में रखा जाए। पोषाहार शिक्षा संबंधी कार्यक्रम उस दशा में सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं जब समेकित प्रोग्राम किया जाता है। समेकित मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर कार्यक्रम को चलाया जाता है क्षेत्र में, तो वह कार्यक्रम ज़्यादा सफल होता है। स्कूल के बच्चों को
अच्छे पोषाहार के बारे में जानकारी देने का महत्व है। लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि विस्तार सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और वयस्क समूहों के माध्यम से माता पिता को भी ऐसी जानकारी दी जाए। स्कूल के माध्यम से बच्चों को दी जा सकती है। विस्तार सेवाओं यानी जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं, जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा हैं। और वयस्क समूह का मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वयस्क समूह हम उन्हें कहते हैं जो एडल्ट ग्रुप्स होते हैं। एडल्ट एजुकेशन के लिए जो ग्रुप्स बनते हैं, एडल्ट एजुकेशन यानी प्रौढ़ शिक्षा के जो समूह बनते हैं, या ग्राम पंचायत, ग्राम सेविकाएँ, महिला मंडल, ये सब जितने भी समेकित प्रयास हो सकते हैं वो करने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों के माता पिता हैं उनको जानकारी प्राप्त हो सके। पोषण शिक्षण में प्रशिक्षण निम्नलिखित के लिए बहुत आवश्यक है। इनको हम कहते हैं टारगेट ग्रुप। पहला, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिनका लोगों के साथ सीधा संबंध होता है, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, हेल्थ वॉलंटरीज़ होते हैं, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम करने वाले, सब सेंटर पे काम करने वाले, जो कि ग्रास रूट लेवल तक लोगों के सीधे संपर्क में होते हैं, वो इसके टारगेट ग्रुप होते हैं। उन्हें जो है वो न्यूट्रिशन एजुकेशन दी जानी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट है स्वास्थ्य कार्यकर्ता और उनके सहयोगी। जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और उनके साथ जितने भी लोग लगे हैं, उसमें TVS भी हो सकती हैं, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट भी हो सकती हैं। फिर पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टर और वैद्य। पारंपरिक चिकित्सा क्या है? जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, उनके जो वैद्य लोग हैं, जो हॉस्पिटल में नहीं होते, लेकिन उनको पोषण शिक्षा देने की आवश्यकता है। पोषण शिक्षण उस समय सबसे अधिक प्रभावी होता है जब यह वैसे स्थानों पर दी जाए जिससे मिलते जुलते स्थानों में इसका प्रयोग किया जाएगा। ऐसे जगहों पर जैसे गांव में किया जाए तो गर्भवती महिलाओं के लिए ग्राम सेविका या ग्राम पंचायत पर किया जाए तो ग्रामीण महिलाएं जितनी भी आसानी से जुड़ जाएंगी और उनको सारी जानकारी भी मिल जाएगी, और वो हमारे एक टारगेट ग्रुप भी हैं। किसी परिवार के भोजन संबंधी व्यवहारों में सुधार की शिक्षा तभी सबसे अधिक प्रभावी होती है जब वह किसी आदर्श परिवार को दी जाए। आदर्श परिवार समझ रहे हो? मतलब गांव में कुछ ऐसे परिवार होते हैं, जैसे प्रधान का परिवार, प्रधान जी का घर, तो वो बहुत प्रधान की बात बहुत मानी जाती है, और जो पंचायत का सर्वोपरि होता है। इसके अलावा जो महिला मंडल की मुखिया हैं उनका परिवार आदर्श परिवार माना जाता है। घर की कोई बड़ी बुज़ुर्ग, जिनको बूढ़ी काकी कहा जाता है, या जिनकी बात सब लोग सुनते हैं, उनके दरवाजे पर अगर इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो लोग आसानी से जुड़ भी जाते हैं, हेल्प भी मिलती है, और वो कार्यक्रम ज़्यादा सफल भी होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात आगे ये आती है स्टूडेंट्स, पोषण शिक्षण की योजना बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन। देखिए, पोषण शिक्षण संबंधी जो भी संदेश हों वो महत्वपूर्ण हो और संयत हो, है ना। बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए, अंड बन जा के बातें नहीं करनी है। वे उपलब्ध परंपरागत जो संचार के माध्यमों की सहायता से लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम इंटरनेट और फेसबुक, व्हाट्सएप, और इसके अलावा यदि हम लैपटॉप लेके जाएं और लोगों को बताने की कोशिश करें तो क्या संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो परंपरागत तरीके हैं, जैसे हम कठपुतली के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेशन देकर लोगों को, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन विधि का प्रयोग करके
लोगों को व्याख्यान देकर, लोगों को समझाकर, समूह चर्चा करके ये सब जितनी भी परंपरागत विधियां हैं उनको हम उपयोग में लाएं और उनके द्वारा हम लोगों को संदेश दें, तो वो संदेश व्यापक ढंग से उनके पास पहुंचेंगे। प्रशिक्षण में संचार का कौशल होना चाहिए। जो भी ट्रेनिंग देने के लिए जाए, न्यूट्रिशन एजुकेशन दे, उसे टेक्निक्स का परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए और कायदे से हर एक की और लोकली डायलॉग्ड होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर भोजपुरी का बोलने वाला क्षेत्र है तो हमें भोजपुरी में ही बोलना चाहिए उनके साथ, ताकि वो हमारे साथ और अच्छी तरह जुड़ते हैं, हमारी अच्छे से बातों को सुनते और समझते हैं। वह माँ और बच्चों की देखभाल की शिक्षा के संदर्भ में अपना संदेश सार्थक ढंग से लोगों तक अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पहुंचा सकेंगे। इन बातों को सामान्यतः स्वीकार किया जा सकता है कि शिक्षा से जिन तरीक़ों से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होने का और सबसे अधिक संभावना होती है, वे ऐसे होते हैं जिनमें सीखने वाला व्यक्ति व समूह के रूप में सक्रिय भाग ले सकें। यानी समूह जिसके लिए शिक्षा का व्यवस्था की गई है वो समूह बहुत एक्टिव होना चाहिए। यदि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो हमारा दिया हुआ संदेश आसानी से उन तक पहुंच जाता है। अगर वो एक्टिव नहीं है, यदि हम बता रहे हैं उनका ध्यान कहीं और है, वही सेम चीज़ होती है स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं और आपका ध्यान फिल्मी दुनिया में होता है। जब अचानक हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता कि हम कहाँ थे, क्या सोच रहे थे। तो जहाँ रहो वहीं रहकर उस संदेश को अच्छी तरह ग्रहण करो। यही चीज़ यहाँ भी इस ग्रुप के साथ, इस समूह के साथ भी लागू होती है कि जो समूह के मेंबर जो कि संदेश को ले रहे हैं, सीखने आए हैं, उनको अपनी सक्रिय सहभागिता यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन करना होगा, जिससे सीखने वाला जो व्यक्ति है या समूह के रूप में वह सक्रिय रूप से भाग ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वह समझ सके। मेरी बात समझ में आ गई? समूह में परस्पर विचार विमर्श और विचार विमर्श के बाद होने वाले जो कार्यकलाप हैं, कार्यविधियों का प्रदर्शन है, वो सब परस्पर विचार विमर्श हो। और कोई नाटक के द्वारा भी संदेश, जैसे हम लोग गांव में नुक्कड़ नाटक करते हैं, लोगों को एक स्टोरी बनाते हैं, आप सब स्टूडेंट जानते हैं और जाते भी हैं, और उस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपने संदेश उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब आप कुछ करके दिखाते हैं तो समूह अट्रैक्ट होता है और संदेश को पहुंचाने में भी ईजी हो जाता है। बहुत ही संचार का ये बहुत सुगम और बढ़िया तरीका है। तो सिखाने के जो तरीके होते हैं वो उनको हम सिखाने के तरीके में सिखाने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन कौन सी और बातें हैं, सीखने का स्थान क्या होना चाहिए, माताओं की या जो ग्रुप में लोग आ रहे हैं संदेश लेने उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, संदेश को पहुंचाने का अच्छा समय क्या होता है, माँ की संस्कृति और धर्म पर ध्यान रखना चाहिए, लोगों को वह न सिखाना, वो चीज़ें नहीं सिखाना चाहिए जो वो सीख चुके हैं, उनका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दों पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको आप ध्यान से रिवाइज करिए। लास्ट वो न्यूट्रिशन एजुकेशन की क्लास होगी और उसमें आप क्वेश्चन निकाल के रखिए। जिन भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब कुछ ही चैप्टर्स आपके सिलेबस में बचे हैं। सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और अब ऑनलाइन एग्ज़ाम या एग्ज़ाम्स की डेट्स भी डिक्लेयर होने वाली हैं और आपके लिए डिसीज़न होगा कि आपके एग्ज़ाम्स का क्या होना है। तो जिन भी क्वेश्चंस हों जिन बच्चों के, वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालें।